आप सभी को नमस्कार। क्लोक मी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान 33 महासागर के भाग हैं और अरावली पर्वतीय एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये माना गया है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967 में राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांटा, जबकि राजस्थान भूगोल परिषद ने वर्तमान में राजस्थान को 4 भागों में बांटा। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वत श्रेणी, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये देखिए, ये हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इनकी उत्पत्ति हुई नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में, जबकि अरावली पर्वत श्रेणी है जिनकी उत्पत्ति हुई एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसकी उत्पत्ति भी नियोजोइक के प्लीस्टोसीन युग में हुई। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो इसमें पता कैसे चलेगा कि सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई। तो जहाँ पर देखो, जहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे हम खादर कहते हैं। अब जैसे नदी द्वारा जो अवसाद बहा के लेके लाया जाता है अपर्दन करके, तो वो जमा करती जाती है। जमा करने पर वहाँ पर पानी भी रहता है और जो अपर्दन करके लाए हुए चीज़ें हैं वो भी जमा रहती है। तो वो तो होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे हम खादर कहते हैं। लेकिन जब वो जमा करते करते इतनी दूरी तक वो जमा हो जाता है जहाँ पर उसका नदी का जल नहीं पहुँच पाता, तो उस क्षेत्र को हम बांगर कहते हैं। वो पुराना क्षेत्र हो जाता है जो इसे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो ये पूर्वी मैदान की उत्पत्ति है। ये पूर्वी प्रदेशों की उत्पत्ति मरु प्रदेश से पहले हुई, यानी कि जो ये पूर्वी मैदान है इनकी उत्पत्ति मरु प्रदेश से पहले हुई, तथा जहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मिली, उसका निर्माण मरु प्रदेश के पहले हुआ। जहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मिली उसका निर्माण मरु प्रदेश से पहले हुआ और जहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी मिली उसका निर्माण बाद में हुआ। ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति मरु प्रदेश से पहले हुई तथा जहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मिली उसका निर्माण मरु प्रदेश से पहले हुआ तथा जहाँ जहाँ नवीन मिट्टी मिली उसका निर्माण बाद में हुआ। अब देखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मीसोजोइक जिसे मध्यजीवी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मीसोजोइक युग में हुई, जिसे मध्यजीवी महाकल्प भी कहा जाता है। और मीसोजोइक महाकल्प है या मध्यजीवी महाकल्प है, उसके क्रिटेशियस युग में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति 33 महासागर से मानी गई है। वो किस
प्रकार मानी गई है ये हम देखेंगे। जलवायुवेत्ता वेगनर के अनुसार, जलवायुवेत्ता वेगनर के अनुसार ये एक स्थलमंडल है जिसे पैंजिया नाम दिया गया, और इसके चारों तरफ जलमंडल है जिसे नाम दिया गया पैंथालासा, और जिसके मध्य में एक सागर है जिसका नाम है टेथिस सागर। अब भौगोलिक परिवर्तन के कारण इसका विखंडन हुआ स्थलमंडल का, और ये दो भागों में बट गया। दो भागों में बटा तो इसके उत्तरी भाग का नाम पड़ा उत्तरी पैंजिया, जिसे अंगारा लैंड भी कहा गया, और दक्षिणी भाग का नाम पड़ा दक्षिणी पैंजिया, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। अब उत्तरी पैंजिया जिसे अंगारा लैंड है उसकी उत्पत्ति हुई जुरासिक काल में, और गोंडवाना लैंड है उसकी उत्पत्ति हुई ट्राइसिक काल में। और जो उत्तरी भाग था वो तो बना जैसे उत्तरी अमेरिका हुआ, यूरोप है, इसको ये तो आ जाते हैं अंगारा लैंड के भाग। और जो दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये है गोंडवाना लैंड के भाग। तो राजस्थान है जो गोंडवाना लैंड में आता है, उसमें अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं है, वो गोंडवाना लैंड में आता है। तो इस तरह से ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथिस महासागर के भाग हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। अधिकांश मरुस्थलीय भाग जो मरुस्थल पाए जाता है अधिकांश, वो पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? आप देख सकते हैं कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, अधिकतर मरुस्थल हैं जो पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा देख लीजिए, अपने इंडिया में देख लीजिए थार के मरुस्थल को भी। तो ये ऐसा क्यों पाया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएं। अब टेथिस महासागर, टेथिस महासागर के अवशेष पाए जाते हैं थार के मरुस्थल में, इसके पक्ष में क्या प्रमाण है? इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। दूसरा है जीवाश्म खनिज की प्रधानता है, यहाँ पे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है कुलधरा गांव जो जैसलमेर में है, जहाँ पर मछली के अवशेष पाए गए हैं। चौथा है आकल जीवाश्म पार्क जो जैसलमेर में स्थित है। जुरैसिक काल के प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष पाए गए हैं यहाँ पर। पांचवा है खारे पानी की झीलें जो ये बताती है कि टेथिस महासागर के अवशेष हैं। अब इस तरह से भी क्वेश्चन किया जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम कालखंड के अनुसार बताइए, समय के अनुसार बताइए कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, फिर उसके बाद किसका निर्माण हुआ। इस तरह से कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ अरावली, फिर उसके बाद में आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद में आ जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसे में बांगड़ लिखा हुआ आए तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण पहले हुआ। और अगर नवीन लिखा हुआ आए, जिसे क्षेत्र में जो नवीन लिखा हुआ है नवीन जलोढ़, वो उसका थार के मरुस्थल में बाद आएगा। अब पहला हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल को हमने 3 भागों में बांटा। इस मरुस्थल के प्रकार हैं, पहला है हमादा, दूसरा है रेग, तीसरा है अर्ग। अब हमादा ऐसे मरुस्थल होते हैं जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, यानी कि बालू नहीं पाई जाती, वहाँ पे चट्टानी रूप पाया जाता है, चट्टानी धरातल पाया जाता है, जिसे हम हमादा कहते हैं।
दूसरा है रेग, जहाँ पर कंकड़ पत्थर और बालू का स्तूप भी पाया जाता है, यानी कि दोनों चीज़ों का मिक्स रूप होता है, उसे रेग कहते हैं। और अर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे खाली बालू मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते, ना चट्टानी भाग पाया जाता है, केवल बालू मिट्टी पाई जाती है, उसे हम अर्ग कहते हैं। राजस्थान में मरुस्थल के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक जो कारक है वो ये है: 33 महासागर का पीछे की ओर लौटना, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो वर्षा को प्रभावित करती है, बदलती हुई जलवायु परिस्थितियाँ, और चौथा है मानवीय क्रियाकलाप। अब हम भारत में और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल पाया जाता है। भारत में जो थार का मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार पाया जाता है, जिसमें भारत में थार के मरुस्थल का 62%, थार के मरुस्थल का 62% और पाकिस्तान में 38% पाया जाता है। ये सवाल भी किया गया था एक बार कि थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है जो भारत में पाया जाता है, तो इसमें आएगा 62% भाग है जो भारत में पाया जाता है, जिसमें से 61.11% है जो राजस्थान में पाया जाता है और 0.89% है जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन तीनों जगह पर पाया जाता है। अब ये जो थार के मरुस्थल में निवास करने वाली जनसंख्या, यानी कि यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान नाम कहा जाता है, और जबकि जैसलमेर में थार के मरुस्थल को स्थानीय भाषा में थली या थाली कहा जाता है। आगे देखेंगे कि इसका विस्तार, जो मरुस्थल है उसका विस्तार कितने जिलों में पाया जाता है? 12 जिलों में, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर है। इसका कुल क्षेत्रफल है 2,10,000 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 61%। इसकी औसत ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। और थार का मरुस्थल है जो, यानी कि अन्य मरुस्थल, विश्व में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उससे सघन बसा हुआ और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ये इम्पोर्टेंट है। थार का मरुस्थल मानसून को आकर्षित करता है क्योंकि यह निम्न दाब है उस क्षेत्र को निर्मित करता है। ऋतु चक्र को नियमित करता है। यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है जिसे एंटीसोल भी कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नदी है लूनी नदी। मरुस्थल का ढाल है उत्तर से दक्षिण। यह लूनी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि मरुस्थल का ढाल है उत्तर से दक्षिण में। वनस्पति जीरोफाइट्स पाई जाती है जिसे मरुद्भिद कहा जाता है। वायु अपर्दन है जो थार के मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि जैसलमेर जिले, अगर जिला पूछा जाए तो जैसलमेर नाम लिया जाएगा। जैसलमेर जिले में वायु अपर्दन सबसे अधिक होता है। अब इसका वर्गीकरण वर्षा रेखा के आधार पर इसका जो पश्चिमी मरुस्थल है इसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो इसको दो भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब 10 सेंटीमीटर वर्षा है, यह जैसलमेर से गुजरती है या पश्चिमी सीमा बनाती है, या फिर रेड क्लिफ के समानांतर खींची जाने वाली रेखा है, या फिर रेड क्लिफ के समानांतर वर्षा रेखा है, वो 10 सेंटीमीटर है। ये भी कहा जा सकता है ये भारत पाकिस्तान को विभाजित करती है।
अब 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, जो अरावली के समानांतर भी है और ये मरुस्थल के पूर्वी सीमा बनाती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे शुष्क रेतीला मरुस्थल, यानी कि 2 भागों में बांटा गया था, वर्गीकरण किया गया था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसमें हम पहले देखेंगे शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है 41.50%, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.50%। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, तो जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र, बाड़मेर का बालोतरा क्षेत्र और जोधपुर का फलोदी क्षेत्र आता है। और यहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर हो गया पोखरण, ये हो गया फलोदी, ये हो गया बालोतरा, और इनके जो तीनों भाग के मध्य का भाग है, तीनों क्षेत्र का मध्य का भाग है जो हम्मादा है, जो चट्टानी क्षेत्र है, चट्टानी मरुस्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की व्यापक संभावना है, जिसके कारण यहाँ पर सीज की स्थापना की गई, जिसे सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन कहा गया, जिसकी स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई 2000 में, जिसकी संस्था है जयपुर। सीज की स्थापना वहाँ की जाती है जहाँ सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं पाई जाती है, वहाँ पर सीज की स्थापना की गई। पोखरण और बालोतरा के मध्य में अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसे कहा गया मगरा। उदयपुर के भी पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है और उदयपुर के पास में, उसे भी हम मगरा कहते हैं। और यहाँ पोखरण और बालोतरा के मध्य में जो पहाड़ी क्षेत्र पाया गया है उसे मगरा कहा गया है। अब हम देखेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार। बालू का स्तूप हैं वो 2 प्रकार के हैं, मुख्यतः तो 2 प्रकार हैं इसके, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, या फिर रेखीय बालू का स्तूप, जो कि पवनों के समानांतर विकसित होते हैं। जो पवनों के समानांतर जो बालू का स्तूपों का निर्माण होता है उसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं, जैसे सहारा के मरुस्थल का सीफ बालू का स्तूप। बालू का स्तूपों का मध्यवर्ती भाग, जिन्हें स्थानीय भाषा में दोहरे कहा गया है। अब अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हैं जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी रुकावट के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, जो पवनों के समानांतर विकसित होते हैं या पवनानुवर्ती होते हैं या फिर रेखीय होते हैं। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वे हैं जो पवनों की दिशा के समकोण में निर्मित होते हैं, पवनों की दिशा के समकोण पर निर्मित होता है। जैसे ये बालू का स्तूप है और ये पवन की दिशा है, तो बालू का स्तूप है जो पवनों के इस क्षेत्र में, यानी कि समकोण पर बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, उसे हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। यह मरुस्थल के उत्तरी व पूर्वी भाग में पाए गए हैं। अनुप्रस्थ बालूका के भी कई प्रकार हैं, जैसे बरखान। अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाने वाले बालू का स्तूप, यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति में
जो बालू का स्तूप निर्मित होते हैं उसे बरखान कहते हैं। वो इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। दूसरा है बरखानाइड्स, जो अंडाकार आकृति की होती हैं। तीसरा है स्कौकापीस या फिर सब्रकापीस, जो झाड़ियों के किनारे पर विकसित होते हैं, जिसके मार्ग में झाड़ियाँ आ जाती है और उसके सहारे सहारे जिन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है उसे सब्रकापीज कहते हैं। चौथा है नेटवर्क बालू का, यानी कि कृषि जोत के किनारे किनारे बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। जो कृषि जोत पाई जाती है उसके किनारे किनारे पर स्तूपों का निर्माण किया जाता है, जिसे हम नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। पांचवा है पैराबोलिक, जो पिन की आकृति के होते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति के योग से जिन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है वो इस आकृति में होती हैं, छोटी छोटी, उसे पैराबोलिक कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे बालू का स्तूपों पर अवतलाकार आकृति में जो स्थलाकृति पाई जाती है, बालू का स्तूपों पर इस तरह से अवतलाकार आकृति में इस तरह की अवतलाकार आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिसे जैसलमेर में तल्ली कहा जाता है। जैसलमेर में तल्ली कहा जाता है। तल्ली में जब पानी बढ़ जाता है, जब तल्ली आकृति होती है उसमें पानी बढ़ जाता है, तो वह अल्पकालिक झील का निर्माण करती है, जिसे रन या टोट कहा जाता है। रन या टोट बेसिन के मध्य में जब पानी भर जाता है तो वो पलाया झील का निर्माण करती है। स्थानांतरित बालू का स्तूप, जिसे धरियन कहा गया है। जो स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, उसे धरियन कहा गया है जैसलमेर में। निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें, जो पानी भर जाता है यहाँ पे, जैसे ये एक था, ये जैसे बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप है, ठीक है। और इसके मध्य में ये मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पर पानी का जमा हो गया, ये पानी जमा हो गया इस जगह, तो वो पलाया झील का निर्माण करती है। पलाया झील का निर्माण करती है और इसके आसपास जो दलदली क्षेत्र होता है, अगर ये दलदली क्षेत्र बन जाता है तो वो रन कहलाता है। और इसके पास में वो मैदानी क्षेत्र होता है, यानी कि दलदली क्षेत्र के स्थान पर अगर यहाँ पे मैदानी भाग पाया जाता है तो वो होती है बालसन, उसे बालसन कहा जाता है। तो और निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें होती है उसे खड़ीन कहा जाता है। जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है, और ये जो निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें हैं उसे खड़ीन कहा गया है। इस तरह ये एक परंपरागत जल संचय की विधि भी है, खड़ीन। अब हम देखेंगे मावठ। जब शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनके द्वारा शीत ऋतु में जो वर्षा की जाती है उसको हम मावठ कहते हैं। इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा गया है। अब बात की जाएगी लाठी सीरीज की। लाठी सीरीज है एक भूगर्भीय जलपट्टी है, जहाँ पर जल पाया जाता है, तो उस जगह पर सेवन घास के मैदान पाए जाते हैं। सेवन घास जिसे लिलोन भी कहा जाता है। और इसका विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य में पाया जाता है। थार का जो मरुस्थल है उसको नखलिस्तान कहा गया है। थार का लाठी सीरीज को नखलिस्तान कहा गया है, जिसे ओएसिस भी कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।